नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं सुनैना सिंह। महामारी कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन को अब 2 महीने होने को हैं। इस बीच काफी लंबे वक्त से रुकी हुई रेल सेवा को एक बार फिर शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। कल यानी 12 मई से राजधानी दिल्ली से कुछ ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए आज शाम 6 बजे से टिकट बुकिंग शुरू की गई। आपको बता दें कि टिकट बुकिंग पहले शाम 4 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन रेलवे की वेबसाइट पर डाटा अपलोड नहीं होने की वजह से बुकिंग करने में परेशानी आ रही थी। इसके बाद रेल मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि डेटा को वेबसाइट में फीड किया जा रहा है। जैसे ही ये काम पूरा होगा, बुकिंग फिर से शुरू हो जाएगी। इसके बाद शाम 6 बजे फिर बुकिंग शुरू की गई। हालांकि आम लोगों के लिए लॉकडाउन के बाद यातायात खोलने की ये पहली शुरुआत है और इस शुरुआती दौर में सिर्फ 15 ट्रेनों को चलाया जाएगा, जो राजधानी दिल्ली से ही चलेंगी। ट्रेन टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रखे जाएंगे। मतलब साफ है कि यात्री सिर्फ ऑनलाइन ही टिकट खरीद सकते हैं। जो कंफर्म टिकट होंगे उन्हें ही यात्रा करने दी जाएगी। आपको बता दें कि अभी भारतीय रेलवे की ओर से नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगी। रेलवे की ओर से कोशिश की गई है कि दिल्ली से अधिकतर राज्यों की राजधानी या मुख्य शहरों को जोड़ा जा सके। लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच शुरू हो रही रेल सेवा के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना होगा। उधर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बावजूद भी संक्रमित मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। ये पहली बार है कि जब पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक दिन में कोरोना के 4213 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 97 मौतें भी हुई हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में इस समय कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 67,000 के पार पहुंच चुकी है। इसमें से 20,917 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज जिस राज्य में सामने आए हैं वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना के 22,171 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 4,199 ठीक हुए हैं, जबकि 832 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के 6,923 मामले हैं, जिसमें से 2,069 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 73 की मौत हुई है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया में दिल्ली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उसके बाद मरने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार उनके परिवार से मिलने और शोक व्यक्त करने आए, तो जो नज़ारा देखने को मिला वो बड़ा ही भावुक था। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग अपना दुख खुलकर व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि रिश्तेदार पेपर पर अपना शोक संदेश लिखकर शोकाकुल परिवार को अपना दुख जता रहे हैं। रिश्तेदारों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें अपने रिश्तेदार की मौत पर अपना दुख इस तरह से पेपर पर लिखकर जताना पड़ेगा। इसलिए जनसत्य न्यूज भी आप सभी से आग्रह करता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार के जरिए जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें। उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के CEO के साथ आज होने वाली समीक्षा बैठक को स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक टाल दी गई है और नई तारीख जल्द ही बताई जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संभालने के प्रयासों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कर्ज की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी थी। बैठक में ब्याज दरों में कमी का फायदा बैंकों की ओर से उधार लेने वालों तक पहुंचाने और कर्ज की अदायगी के संबंध पर भी चर्चा होनी थी। RBI ने 27 मार्च को मुख्य ब्याज दर में 0.75% की भारी कमी की थी और कर्ज लेने वालों को राहत देने के लिए बैंकों की ओर से स्वैच्छिक आधार पर 3 महीने की मोहलत देने की भी घोषणा की थी। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था खुलने की उम्मीद में घरेलू शेयर बाजार आज हरे निशान के साथ खुला। शुक्रवार को मजबूत स्तर पर अमेरिकी शेयर बाजार के इंडेक्स डाउ जोन्स, नेस्डेक और S&P का भी असर आज सोमवार को सेंसेक्स, निफ्टी पर देखने को मिल रहा है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 387 अंकों की बढ़त के साथ 32,030 के स्तर पर खुला, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक निफ्टी ने भी अपने दिन के कारोबार की शुरुआत हरे निशान से की। आज सभी सेक्टर हरे निशान पर खुले। लॉकडाउन के बीच धीरे धीरे इंडस्ट्री खुलने का भी पॉजिटिव असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। वहीं सोमवार को प्रमुख एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। SGX निफ्टी में 0.81% की तेजी है, तो निकेई 225 में 1.39% मजबूती देखने को मिल रही है। शंघाई कंपोजिट में 0.38% की बढ़त देखी जा रही है। वहीं आज प्रौद्योगिकी दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तकनीक के क्षेत्र में काम कर रहे कोरोना योद्धाओं को सलाम किया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, आज दुनिया को कोविड-19 से मुक्त बनाने के प्रयासों में तकनीक बड़ी मदद कर रही है। मैं कोरोना वायरस को हराने के तरीकों पर अनुसंधान और नवाचार में आगे रहकर काम कर रहे सभी को सलाम करता हूं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी प्रौद्योगिकी दिवस की बधाई देते हुए लिखा, 1998 के परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर साथी नागरिकों को बधाई। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन 3 जारी है, जो कि 17 मई तक है। उधर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अचानक तबियत खराब होने के चलते उनको एम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और उनकी चिकित्सीय जांच की जा रही है। एम्स सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। आपको बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को बेचैनी महसूस होने के बाद रविवार रात एम्स में भर्ती कराया गया था। 87 साल के मनमोहन सिंह को एम्स के कार्डियो थेरोसिस वार्ड में निगरानी के लिए रखा गया है। वहीं कई वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ साथ समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत भी एक बार फिर से बिगड़ गई है। पेट में दर्द की शिकायत के बाद उनको फिर से लखनऊ के मेदांता में भर्ती कराया गया है। इससे पहले बुधवार को मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछली बार भी उनको पेट संबंधी समस्या हुई थी। इलाज के बाद शुक्रवार को उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। इससे पहले मुलायम सिंह यादव से अस्पताल में मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल चाल लिया था। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव के भाई और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के संस्थापक शिवपाल यादव भी अस्पताल पहुंचे थे। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की तबियत को लेकर चौथा मेडिकल बुलेटिन आज सुबह जारी किया गया। श्री नारायणा अस्पताल रायपुर की ओर से जारी इस मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि अजीत जोगी की दवाइयां अगले 24 घंटे में कम कर दी जाएंगी। उनके दिमाग की गतिविधियां अभी भी नहीं के बराबर है। वेंटिलेटर से उन्हें सांस दी जा रही है। हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। डॉक्टरों ने उनके लिए पहले 48 घंटे काफी अहम बताए थे। श्री नारायणा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील खेमका के हवाले से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि उनको अभी भी हाइपोक्सिया की स्थिति है। इसकी वजह से शरीर का तापमान कम करके उन्हें बेहोशी की दवा दी जा रही थी। अब इस दवाई को कम किया जाएगा। शरीर में तापमान को धीरे धीरे बढ़ाकर सामान्य की ओर लाया जाएगा। इसके बाद उनके मस्तिष्क का रिस्पॉन्स देखा जाएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा की बहाली का आदेश देने से फिलहाल इनकार कर दिया। 4G सेवाओं को चालू करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस मामले में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए विवादों को देखेगी। समिति के नेतृत्व गृह मंत्रालय सचिव की ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए विभिन्न दलीलों पर अपना फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर इन दलीलों में दावा किया गया था कि 2G सेवाएं शिक्षा और अन्य सेवाओं के संचालन के लिए पर्याप्त नहीं है। अब बात करते हैं नेपाल और कैलाश मानसरोवर यात्रा की। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत ने शुक्रवार को लिपुलेख धाराचूला मार्गों का उद्घाटन किया।
वहीं नेपाल ने इसे एक तरफा गतिविधि बताते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। वहां के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि महाकाली नदी के पूर्व का पूरा इलाका नेपाल की सीमा में आता है। भारत को दूसरे देश की सीमाओं में किसी भी तरह की गतिविधि से बचना चाहिए। नवंबर के बाद ये दूसरा मौका है जब नेपाल ने इस तरह से नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले उसे काला पानी, लीपू लेक और लिपियाधुरा को भारत के नक्शे में दिखाए जाने पर ऐतराज था। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल को जवाब देते हुए कहा कि लीपू लेक हमारे सीमा क्षेत्र में आता है और लीपू लेक मार्ग से पहले भी मानसरोवर यात्रा होती रही है। हमने अब सिर्फ इसी रास्ते पर निर्माण कर तीर्थयात्रियों, स्थानीय लोगों और कारोबारियों के लिए आवागमन और आसान बनाया है। दूसरी ओर नेपाल के इस रवैये से दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ती दिख रही है। इस तल्खी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने कोरोना महामारी को लेकर नेपाल के साथ होने जा रही सेक्रेटरी लेवल की बातचीत स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर लीपू लेक धाराचूला मार्ग की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी। ये रास्ता 80 किलोमीटर लंबा है। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। इसके अलावा चीन की सीमा भी यहाँ से काफी करीब है। सेना के लिए भी इस सड़क का खास महत्व है, क्योंकि इसके जरिए चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों की तैनाती और रसद आपूर्ति करना आसान होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।